शाम का वक्त, वेद का फार्म हाउस। वेद हॉल में सोफे पर बैठा था। वहीं उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे। मिश्रा जी वेद से कुछ जरूरी दस्तावेजों पर साइन करवा रहे थे। तभी मुरली भागते हुए वेद के पास आकर बोला, आपके लिए एक जरूरी खबर लेकर आए हैं भैया जी। वेद ने साइन करते हुए हंसकर कहा, क्या खबर है? कहीं तुम्हारा ब्याह तो ठीक नहीं हो गया? मुरली शर्माते हुए बोला, अरे नहीं भैया जी, आपसे पहले हम ब्याह कैसे कर सकते हैं? हालांकि वो भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त हम दूसरी जरूरी खबर आपके लिए लाए हैं। वेद ने साइन करने के बाद फाइल बंद की और मिश्रा जी को थमाते हुए कहा, लीजिए, आपका काम हो गया। कोई गलती हो तो चेक करके बता दीजिएगा। अब आप जा सकते हैं। मिश्रा जी फाइल लेकर वहां से चले गए। वेद ने मुरली की तरफ देखकर पूछा, अब बताओ, कौन सी जरूरी बात थी? बिरजू बीच में बोल पड़ा, हाँ, बताओ मुरली भैया, काहे इतने उतावले हो रहे थे? मुरली ने उसे घूरते हुए कहा, तुम पहले अपना मुंह बंद रखोगे? कुछ बोलने दोगे तभी तो बोलेंगे। अब शांत रहो। मुरली को भड़कते देख बिरजू चुप हो गया। मुरली वेद की तरफ देखकर बोला, बात ये है भैया जी, सुनने में आया है कि शमशेर सिंह के आदमियों की बहुत बुरी तरह से धुलाई हुई। यहाँ तक कि उन लोगों को 2 दिन जेल में भी बिताना पड़ा, वो भी शमशेर के खास आदमी लल्लन यादव को। सबसे बड़ी बात ये है कि उनके आदमियों को मारने वाली एक लड़की थी। वेद चौंकते हुए बोला, क्या मतलब? कौन थी वो लड़की? मुरली बोला, ये तो हम नहीं जानते भैया, मगर इतना पता है कि वो अपने शहर की नहीं है। कुछ महीने पहले ही यहाँ आई है। बहुत हिम्मत वाली है। इसका सबूत तो इस बात से मिलता है कि जिसके आगे लोग अपनी जुबान नहीं खोलते, उस शमशेर सिंह को उस लड़की ने चांटा मारा। बिरजू ने कहा, क्या बात कर रहे हो मुरली भैया? कहीं तुम्हें किसी ने झूठी खबर तो नहीं दी? मुरली झल्लाते हुए बोला, किसी को मरना है क्या जो हमको झूठी खबर देगा? ये खबर 16 आने सच है। बिरजू मुस्कराते हुए बोला, तब तो भैया हमको भी दर्शन करवा दो उस देवी जी के। मुरली ने उसके सिर पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा, काहे? तुमको भी प्रसाद चाहिए? चुपचाप जहाँ हो वहीं रहो। सिर की खेती तो पहले ही उजड़ चुकी है। अब जो बंजर जमीन बची है न, वो भी नहीं बचेगी। इतना कहते ही बाकी सब हंसने लगे और बिरजू आंखें बड़ी करके मुरली को घूरने लगा। मुरली ने भी उसे घूरते हुए कहा, तुमसे बड़ी आंखें हमारी हैं। ज्यादा मत दिखाओ वरना बाहर आ जाएंगी। रात का वक्त, विशंभर सिंह की हवेली। मानवी नौकरों से कहकर खाना लगवा रही थी। उसने एक नौकर को भेजकर सबको बुलाने के लिए कहा। मनोहर नीचे आया तो देखा कि मानवी काम में लगी हुई थी। उसने मानवी के हाथ से प्लेट लेकर टेबल पर रखी और उसे कुर्सी पर बिठाते हुए बोला, हमारी बात न मानने की कसम खा रखी है क्या तुमने? तुम चुपचाप यहाँ बैठकर खाना खाओ, बाकी काम हम सब संभाल लेंगे। अरे, हम कोई काम थोड़े ही कर रहे हैं। आप लोगों के लिए ये सब करना हमें अच्छा लगता है। मनोहर ने मानवी के मुंह पर उंगली रखकर उसे चुप कराते हुए कहा, बस करो देवी जी, हम लोगों की जितनी सेवा करनी है वो महीने भर बाद कर लेना, लेकिन जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तुम कोई काम नहीं करोगी। अच्छा, समझ गए। आप बैठिए और खाना खाए, मानवी ने कहा तो मनोहर उसके बगल में रखी कुर्सी पर बैठ गया। तब तक बाबूजी भी आ गए। वहाँ सब मौजूद थे, सिर्फ शमशेर को छोड़कर। विशंभर जी ने बैठते हुए मानवी से पूछा, क्या बात है बिटिया, शमशेर अभी तक आया नहीं? बाबूजी, हमने संदेशा भिजवाया था देवर जी को, लेकिन वो कह रहे थे कि उन्हें भूख नहीं है। इस वक्त वो छत पर हैं। शमशेर वहीं छत पर बैठा शराब के घूंट मारे जा रहा था। उसने एक घूंट लिया, फिर अपने आदमियों की तरफ देखकर बोला, साला हम भी पागल हैं। तुम लोगों की जगह कोई कुत्ता पाल लिए होते तो वो भी वफादारी निभाता। तुम तो साले खा खा के सिर्फ मुस्टंडे हो गए हो, काम कोई करता नहीं। फिर उसने बोतल से एक और घूंट मारा। उसके आदमियों के सिर शर्म से झुके हुए थे। लल्लन ने हिम्मत करके कहा, भैया, उस लड़की का कुछ न कुछ करना पड़ेगा।
कहो तो उसे उठवा लेते हैं। उसने इतना कहा ही था कि शमशेर ने गुस्से में शराब की बोतल उसकी तरफ फेंक दी। बोतल लल्लन के पैरों के पास आकर गिरी और वो उछलकर पीछे हट गया। शमशेर लाल आंखों से चीखते हुए बोला, अगवा करोगे उसे? ये हिम्मत उस वक्त कहाँ थी जब वो लड़की तुमको धोबी की तरह धो डाली थी। तब सर झुकाकर खड़े थे जब वो पुलिस स्टेशन में तुम्हारी बेइज्जती कर रही थी। अब बात करते हो अगवा करने की? रहने दो, तुम लोगों से कुछ नहीं होगा। शमशेर की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि दूसरा आदमी बोला, भैया बस एक बार आज्ञा दे दो, अभी उसे आपके बिस्तर पर लाकर पटक देंगे। बस एक बार हमारा सामना कर ले, सारी अकड़ निकल जाएगी। इतना सुनते ही शमशेर उठ खड़ा हुआ और उस आदमी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। फिर उसका कॉला पकड़कर झकझोरते हुए बोला, उसके बारे में ये सब सोचना भी मत, वो सिर्फ हमारी है, उसके साथ जो भी करना होगा हम करेंगे। ये कहकर उसने उसका कॉलर छोड़ा और लड़खड़ाते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गया। लल्लन भागा और उसे सहारा देकर कमरे तक ले गया। डीएवी स्कूल, लंच टाइम। वेदिका बच्चों की क्लास लेने के बाद स्टाफ रूम में आई। इस वक्त लंच का समय था। दीप्ति, नाज और वेदिका एक साथ लंच कर रही थीं। नाज को इतना खुश देखकर वेदिका ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है नाज, आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही नूर है। आखिर बात क्या है, जरा हमें भी तो बताओ। नाज ने मुस्कुराते हुए अपने पास से एक कार्ड निकाला और वेदिका की ओर बढ़ा दिया। वेदिका ने कार्ड खोलकर पढ़ा तो उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। दीप्ति ने उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ वेदिका, क्या है इस कार्ड में? तुम दोनों मुस्कुरा रही हो, जरा हमें भी तो बताओ। वेदिका ने मुस्कुराते हुए कार्ड दीप्ति की ओर बढ़ाते हुए कहा, हमारी नाज मैडम अब पराई होने वाली हैं। इनका निकाह तय हो गया है। वेदिका की बात सुनकर दीप्ति हैरानी से बोली, क्या बात है, रिश्ता भी पक्का हो गया और मैडम ने अब तक हमें कुछ बताया ही नहीं। इस शादी के कार्ड की क्या जरूरत थी, डायरेक्ट अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी में बुला लेती। नाज हंसते हुए बोली, अरे यार नाराज मत हो, मैं तुम दोनों को बताने ही वाली थी। ये सब एक हफ्ते के अंदर ही अंदर हुआ है। उस दिन जब मैं घर गई तो पता चला कि लड़के वाले देखने आए हैं। वो मुझे पहली ही नजर में पसंद आ गए तो रिश्ता वहीं पक्का हो गया। मैं अगले ही दिन बताने वाली थी, लेकिन स्कूल में इतनी प्रॉब्लम आ गई कि कह नहीं पाई। आज जैसे ही कार्ड्स छपकर आए, सबसे पहले तुम दोनों को दिया। नाज के कहने पर वेदिका ने कहा, ठीक है, माफ किया, लेकिन एक शर्त है और वो ये है कि तुम्हें हमें पूरी बात बतानी पड़ेगी। हम भी तो जाने तुम्हारे होने वाले शौहर कैसे हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है उनमें जिसे देखकर तुमने पहली ही नजर में पसंद कर लिया? नाज ने कहा, उनका नाम नवाज शेख है। वो एक डॉक्टर हैं और उनके पिता पॉलिटिशियन हैं। वो हमारे मामा के काफी करीबी दोस्त हैं। हमें नवाज की सबसे खास बात ये लगी कि वो औरतों की इज्जत करते हैं। उन्होंने शादी के बाद हमें जॉब छोड़ने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कहा ये हमारी मर्जी पर है, आखिर हम क्या चाहते हैं। भाई वाह, तुम्हारी बातों से ही लगता है वो इंसान सचमुच तारीफ के काबिल है। तो बताओ कब मिला रही हो उनसे? दीप्ति के कहने पर नाज मुस्कुराते हुए बोली, जब मिलना हो हमें बता देना, हम मिलवा देंगे। रहने दो, शादी वाले दिन ही मिलवाना। कहीं मुझे पसंद आ गए और मैं उन्हें ले उड़ी तो? दीप्ति ने मजाक करते हुए कहा तो सब मुस्कुरा दिए। मेडिकल कॉलेज। सपना बाकी दोस्तों के साथ कैंटीन में ही बैठी थी। कल वाले हादसे को लेकर सब उस पर हंस रहे थे, खासकर रवि ने उसे परेशान कर दिया था। सपना अपने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए बोली, मेरा सिर्फ एक प्लान फेल हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे आइडियाज खत्म हो चुके हैं। उन्हें तो मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं हूँ। यार बस भी कर सपना, कहीं कुछ लेने के देने न पड़ जाए। गीत ने कहा तो रवि ने उसे चुप कराते हुए बोला, यार तुम लोग कितना डरते हो। सपना बिल्कुल सही कह रही है। उस प्रोफेसर का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। यार उसे किसने बोला था इतना हैंडसम होने के लिए?
सारी लड़कियां गुड़ में लगी मक्खी की तरह उससे चिपकी रहती हैं। उसके रहते तो कोई लड़की हमें भाव ही नहीं देती। उसकी बात पर प्रियंका ने उसे छेड़ते हुए कहा, इसका मतलब तुझे शिव सर से जलन हो रही है? हाँ, क्यों नहीं होगी। उनकी वजह से मेरी फैन फॉलोइंग कितनी कम हो गई है। एक लास्ट गर्लफ्रेंड बची थी, वो भी पिछले महीने ब्रेकअप करके चली गई। सपना, जो अब तक ध्यान से रवि की बातें सुन रही थी, उसने अफसोस जताते हुए कहा, यार तू तो मुझसे ज्यादा सताया हुआ है। उस सड़ू ने तुझसे तेरी गर्लफ्रेंड तक को दूर कर दिया, बड़ा निर्दयी है वो तो। चल हम दोनों मिलकर बदला लेंगे उससे, अब वो भी हमारा इंतकाम देखेगा। यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? बदला, इंतकाम? तुम्हारे इस इंतकाम के चक्कर में हमारी क्लास लग जाएगी। चलो शिव सर की क्लास का टाइम हो रहा है। ये कहकर गीत उठने लगी तो प्रियंका ने कहा, रुक, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों उठकर चली गईं। वेदिका मासूम सा चेहरा बनाकर रवि से बोली, ये जालिम दुनिया हम बेबस, मजलूम, सताए हुए का दर्द नहीं समझ सकती। चल मजबूरी में ही सही, क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी उस सड़ू की। ये कहते हुए वेदिका उठी और रवि के साथ क्लास के लिए निकल गई। उधर क्लासरूम में जब शिव आया तो सारे स्टूडेंट्स एकदम से शांत हो गए। सपना ने मुंह बनाते हुए धीरे से कहा, प्रोफेसर हैं, इतना बन ठन कराने के लिए किसने कहा? और इधर इन पागल लड़कियों को देखो, ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे लड़के खत्म हो चुके हैं। न जाने इस सड़ू में ऐसा क्या देख लिया। गीत ने उसे हल्की सी कोहनी मारते हुए धीरे से कहा, चुप हो जा सपना, अगर किसी ने सुन लिया न तो मुसीबत आनी तय है। सपना ने आगे कुछ नहीं कहा और खामोशी से क्लास अटेंड करने लगी। वेद अपने किसी जरूरी काम से कलेक्टर के ऑफिस गया हुआ था। मुरली और बाकी आदमी चाय की दुकान के पास बैठे चाय की चुस्कियां ले रहे थे। मुरली वहां पर लगी चारपाई पर आकर बैठा और चाय की दुकान पर काम करने वाले एक छोटे से बच्चे, जिसका नाम चिंता है, से बोला, जा बेटा, जाकर तनिक बोल, हमरे लिए कड़क मसालेदार चाय बनाने के लिए। अच्छा भैया, ये बोलकर चिंटू अंदर चला गया। कुछ देर बाद चिंटू चाय लेकर तो नहीं आया, लेकिन अपने साथ एक बूढ़े आदमी को लेकर आया। उसने मुरली से कहा, मुरली भैया, ये चच्चा आपसे मिलना चाहते थे, इसलिए हम इनको आपके पास ले आए। मुरली ने नजर उठाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी जिसकी उम्र करीब 60 से ऊपर की होगी। बड़ी बड़ी दाढ़ी, आंखों पर नजर का चश्मा, काले रंग की शेरवानी पहने और सहारे की छड़ी लिए खड़े थे। मुरली उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा। वो मन में सोचता हुआ बोला, ये नमूना कौन है? मुरली को अपनी ओर ऐसे घूरता देख उस बूढ़े आदमी ने कहा, अरे मुरली बेटा, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे, ये तो हमारा नाम भी जानते हैं। ये सोचकर मुरली उस आदमी की तरफ देखकर बोला, आप हमको काहे ढूंढ रहे थे? वैसे आप हैं कौन? हम तो आपको जानते भी नहीं। उस बूढ़े आदमी ने कहा, तुम हमको नहीं जानते, लेकिन हम तुमको बहुत अच्छे से जानते हैं। हमारा नाम है मोहम्मद शिहाबुद्दीन शौकत अली जिन्ना। तुम हमको प्यार से चाचा जान भी बुला सकते हो। बहुत प्यारा नाम है चच्चा, लेकिन आप हमसे काहे मिलना चाहते थे? चाचा ने बड़े प्यार से बोला, तमीज नहीं है बेटा, बड़ों को बैठने के लिए नहीं बोलोगे। हम तुम्हारे वालिद के उम्र के हैं। ये कहते हुए चाचा उसके बगल में आकर बैठ गए। मुरली हैरानी से उनकी ओर देख मन में बोला, इतना प्यार से कौन गाली देता है यार। मुरली उनसे थोड़ा खिसकते हुए बोला, अपना ही घर समझिए, ये खाट भी आप ही की है। बिना बोले तो आप बैठ ही गए हैं, अब जरा अपने आने का कारण भी बता दीजिए। चाचा मुस्कुराते हुए बोले, हम यहाँ आए हैं तुमसे जरूरी गुफ्तगू करने। मुरली फौरन उठते हुए बोला, कैसी बातें करते हो चाचा, ये सब करना है तो वहाँ जाओ ना। उसने बगल में बने शौचालय की तरफ इशारा कर कहा। चाचा ने उसका हाथ पकड़ अपने पास वापस बिठाते हुए कहा, तुम समझे नहीं बेटा, हमको तुमसे कुछ गुफ्तगू करनी है। हमारा मतलब है हमको तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। तो ऐसा कहना चाहिए ने चाचा।
तारांकन ये बोल मुरली ने अपने आदमियों को वहां से जाने का इशारा किया। अब बोलो चाचा। सब चले गए। चाचा बोले, वो बात दरअसल ये है बेटा, हम अपनी भतीजी नाज के लिए यहाँ आए हैं। उसने बताया कि वो कभी तुमसे प्रेम करती थी। मुरली उनकी बात सुनकर हैरान था और बहुत खुश भी। उससे कोई लड़की प्यार करती है और उसी को नहीं पता, कमाल है। चाचा बोले, हमारी नाज बिटिया का निकाह तय हो गया है। वो चाहती है कि उसके निकाह में उसका पुराना आशिक यानी कि तुम आओ। मुरली का दिल जो अभी थोड़ा सा खुश हुआ था, वो फिर से दर्द के समंदर में गोते लगाने लगा। हमको ही नहीं पता, हमारी भी कोनो माशूका है और वो चाहती है कि हम उसके निकाह में शामिल होवें। ये सब सोचकर मुरली अपना सिर खुजलाते हुए बोला, आपका बोल रहे हो चाचा, हमका तो कुछ हो समझ में नहीं आ रहा। चाचा ने उसकी तरफ एक कार्ड बढ़ाते हुए कहा, ये रहा शादी का कार्ड, तुम जरूर आना और खाना खाकर जाना। ये बोलकर चाचा वहाँ से उठकर चल गए और मुरली हैरानी से उनकी बात सोचता रहा। साला कौन था ये बुढ़ा? न हम ही को जानते हैं और न ही कोनो नाज नाम की लड़की को।